विद्यार्थियों और दर्शकों, हार्दिक स्वागत। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो फिर मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई भी ठीक चल रही होगी। आज आपकी ब्रह्मास्त्र सीरीज का चौथा प्रश्न पत्र आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि फाइनली आपका सिलेक्शन, किसी भी छात्र का सिलेक्शन अंतिम रूप से एक या दो प्रश्नों के सही या गलत होने पर निर्भर करता है। होता यह है, कभी कुछ प्रश्नों में आप फटाफट बिना प्रश्न को समझे हुए और क्लिक कर देते हैं, उसका उत्तर रिंग कर देते हैं और बाद में वही प्रश्न आपका निर्णायक रोल प्ले करते हैं। मैं ऐसे ही 15-15 प्रश्नों को लेकर उपस्थित हो रहा हूं। आज के टेस्ट सीरीज के प्रश्न पत्र आपकी स्क्रीन पर हैं और आइए बिना देरी किए हुए आज की टेस्ट सीरीज को हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा के विरोध का समर्थन नहीं किया? प्रश्न को एक बार फिर से देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा के विरोध का समर्थन नहीं किया? और अगर इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखें, जल्दबाजी में अगर आप इस प्रश्न को लगाएंगे तो राजा राम मोहन रॉय को लगा देंगे और यह सर्वाधिक गलत हो जाएगा। इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यह प्रश्न दो बार ट्विस्ट हो रहा है। दो बार ट्विस्ट हो रहा है, इट मींस किसने सती प्रथा के विरोध की बात हो रही है। तो पहले आप ये देख लो, सती प्रथा का विरोध कौन कर रहा था। सती प्रथा के विरोध करने वाले थे राजा राम मोहन रॉय। ये बात आपको सबको पता है कि राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा का विरोध कर रहे थे। अब कह रहे हैं कि विरोध का समर्थन, इसका मतलब ये हो गया राजा राम मोहन रॉय का समर्थन किसने नहीं किया। या दूसरे शब्दों में इस प्रश्न को कहूं, किसने सती प्रथा का समर्थन किया, तो वो थे राधा कांत देव। इन्हें कहा जाता है एक रूढ़िवादी विचारक, जो राजा राम मोहन रॉय का विरोध कर रहे थे इस बात के लिए कि उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए एक अभियान चलाया। राधा कांत देव सती प्रथा का समर्थन कर रहे थे। यह प्रश्न कई बार आया है, किसने सती प्रथा का समर्थन किया? राधा कांत देव। किसने सती प्रथा का समर्थन नहीं किया? इट इज राजा राम मोहन रॉय। अब यही दोनों प्रश्न मिक्स करके ये डबल ट्विस्ट है इस प्रश्न में। फिलहाल आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और दूसरा प्रश्न पत्र आप देख लीजिए। दूसरा प्रश्न पत्र आपकी स्क्रीन पर है और आप देख पा रहे हैं ये मैच दी फॉलोइंग का प्रश्न है। और फिर आपको मैं रिमाइंड कराना चाहता हूं कि मैच दी फॉलोइंग के प्रश्नों में आप एरो नहीं बनाएंगे, नंबरिंग से सॉल्व करेंगे। स्वराज पार्टी, तो स्वराज पार्टी से किसका संबंध है? चित्तरंजन दास जी का संबंध है, तो आप यहां पर 1 लिखिए। खुदाई खिदमतगार, तो खुदाई खिदमतगार या सर्वेंट्स ऑफ गॉड या लाल कुर्ती आंदोलन, तो इट इज रिलेटेड विथ खान अब्दुल गफ्फार खान, तो यहां पर आप 2 नंबर डालिए। फॉरवर्ड ब्लॉक, तो सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है सुभाष चंद्र बोस जी का है, 3 नंबर डालिए। और आजाद हिंद फौज आगे 4 नंबर डालिए। तो आपके पास विकल्प हैं 1, 2, 3, 4। सामान्य सा प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए। और मैच कर लीजिए, फटाफट मैच हो जाएगा। विकल्प आपके सामने है और पहले ही आपको दिख जा रहा है 1, 2, 3, 4। पहला विकल्प ए सही है, बाकी विकल्पों पे आपको दृष्टिपात करने की जरूरत ही नहीं है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत शानदार प्रश्न है। कह रहा है एक जाति एक धर्म, मनुष्य के लिए एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर में विश्वास करता हूं। मनुष्य के लिए एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर की बात करने वाले विचारक कौन है? तो इसमें सही जवाब है नारायण गुरु। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नारायण गुरु
जिन्होंने कहा समस्त मानवता के लिए, समस्त मानव जाति के लिए केवल एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। यहां पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, सदारण अयप्पन जी का नाम लिखा हुआ है, इनसे भी जुड़ी एक बात है। सदारण अयप्पन ने क्या कहा? मनुष्य के लिए ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई ईश्वर। आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न संख्या 5 भी आपकी स्क्रीन पर है और बहुत बढ़िया प्रश्न है। इस प्रश्न को लेकर छात्रों में हमेशा कंफ्यूजन है। गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? विरोध किसने किया था? और यहां पर बिना कोई देर किए हुए मैं आपको जवाब बता देता हूं, और सही जवाब लॉर्ड इरविन नहीं है, सही जवाब है सैमुअल होरे। सही जवाब है सैमुअल होरे। और इस प्रश्न का जवाब आपको भारत के महान इतिहासकार डॉक्टर ताराचंद की बुक में मिलेगा। यह भी मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं। इस प्रश्न का उत्तर डॉक्टर ताराचंद सर की किताब में मिलेगा। उनके 4 खंडों में, जो आधुनिक भारत के संदर्भ में जो उनकी बुक है, उसमें स्पष्ट तौर पे इस प्रश्न का उत्तर सैमुअल होरिस दिया हुआ है। तो आइए, अब ये डाउट क्लियर हो गया है। 5वां प्रश्न, अगला प्रश्न जो भी है वो चेक कर लेते हैं। 5वां प्रश्न आप देख पा रहे हैं, ये भी सरल प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए। फख्र ए अफगान। तो फख्र ए अफगान केवल एक ही है और वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। और इनका संबंध आप ध्यान रखिएगा, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में लाल कुर्ती आंदोलन से भी है। ये बात याद रखिएगा, रेड शर्ट मूवमेंट, इंग्लिश में आप कह सकते हैं रेड शर्ट मूवमेंट। और एक बात आपको और बता दूं, यहां पर एक बात मैं आपको और शेयर करना चाहता हूं। यह पूछा जाता है कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर किसने गोली चलाने से इनकार कर दिया था? उनका नाम है चंद्र सिंह गढ़वाली। ये बात भी आप याद रखिएगा, चंद्र सिंह गढ़वाली ने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। तो यहां से 3 प्रश्न बने, एक फख्र अफगान खान अब्दुल गफ्फार खान, दूसरा रेड शर्ट मूवमेंट खान अब्दुल गफ्फार खान, तीसरा अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से किसने इनकार किया? चंद्र सिंह गढ़वाली। और अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 मेडिवल इंडिया का प्रश्न है। अक्सर पूछा जाता है, किस मुगल राजकुमार ने 52 उपनिषदों का अनुवाद सिर-ए-अकबर के नाम से किया? यहां पर कई प्रश्न देखिए हाईलाइट हो रहे हैं। पहला तो यही पूछा जाता है कि 52 उपनिषदों का अनुवाद क्या कहलाता है? तो वो सिर-ए-अकबर कहलाता है, ये भी अंडरस्टूड है। वो ये कह रहा किसने किया? तो ये ध्यान रखिएगा, ये अनुवाद करता थे दारा शिको। दारा शिको ने 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में, यहां पर एक बात और है, फारसी भाषा में यह अनुवाद हुआ है। फारसी भाषा में यह अनुवाद दारा शिको ने किया है। 1 मिनट, अब यह बात क्लियर हो रही है। फारसी भाषा में 52 उपनिषदों का अनुवाद दारा शिको ने किया। और दारा शिको की एक उपाधि मैं आपको बता दे रहा हूं, यह कहलाता था शाह बुलंद इकबाल। ये दारा शिको की उपाधि है। शाह बुलंद इकबाल किसे कहा गया है? तो इट इज दारा शिको। आगे बढ़े, अगला प्रश्न आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिएगा, मुसलमानों के लिए पृथक संप्रभु मुस्लिम राष्ट्र का विचार किसने दिया? पृथक संप्रभु मुस्लिम राष्ट्र का विचार किसने दिया? ध्यान रखिएगा। और यहां पर कभी भी आप मोहम्मद इकबाल को नहीं चुनेंगे किसी भी दशा में। वो कह रहा है संप्रभु मुस्लिम राष्ट्र का विचार, एक भारत से पृथक राष्ट्र, एक मुस्लिम राष्ट्र जिसके पास अपनी संप्रभुता हो, ये कॉन्सेप्ट देने वाले थे मोहम्मद अली जिन्ना। लाहौर प्रस्ताव 1940, याद आया? मुझे उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। और अगर ये कहते हैं कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया, पाकिस्तान शब्द के जनक कौन था या कौन व्यक्ति जो पाकिस्तान शब्द को पहली बार जनरेट करता है, तो उसका नाम है रहमत अली। उस व्यक्ति का नाम है रहमत अली। आप ध्यान रखिएगा। यहां पर एक बात और बता दूं, इकबाल ने एक डिफरेंट स्टेटमेंट दिया है। वो कहते हैं एक पृथक मुस्लिम राज्य, स्टेट, एक पृथक मुस्लिम राज्य की स्थापना उसकी नियति है। इकबाल कभी भी संप्रभुता और पृथक मुस्लिम राष्ट्र की बात नहीं करते। ये बात पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना ने की है। और ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहने चाहिए। छात्रों ने अक्सर इन प्रश्नों को गलत किया है, हमेशा डाउट्स में बने रहते हैं। फिलहाल आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी स्थानांतरित करने वाला नवाब कौन था? ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी किसने बनाई? बंगाल की बात हो रही है। और मुझे उम्मीद है हड़बड़ी में, जल्दी में आप लगाएंगे मीर कासिम। गलत है और सही जवाब है मुर्शीद कुली खान। बंगाल की स्वतंत्रता का संस्थापक इट इज़ मुर्शीद कुली खान। और इसी ने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफ़र की। मैं आपको बता दूं, मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ ट्रांसफ़र की? मुझे बताइए, याद आ रहा है आपको कुछ? तो ध्यान रखिएगा, मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र की है। ढाका से मुर्शिदाबाद मुर्शीद कुली खान और मुर्शिदाबाद से मुंगेर इट इज़ मीर कासिम। इसी तरह पूछता है अवध राज्य की राजधानी फैज़ाबाद से लखनऊ कौन ले गया? तो उसका जवाब है आसफ उद्दौला। अगला प्रश्न देख लीजिए और मुझे उम्मीद है 9वां प्रश्न आपको दिख रहा है। क्या कह रहा है? अकबर के दरबार में आने के पहले, अकबर के दरबार में आने के पहले तानसेन किसकी सेवा में थे? अकबर के दरबार में जब तानसेन आए तो उसके पहले वो कहाँ थे? तो मैं आपको बता दूं, उसके पहले तानसेन रीवा के शासक राजा रामचंद्र देव के दरबार में थे। यहाँ से वो अकबर के दरबार में गए हैं। और ये भी ध्यान देना चाहिए, अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास, ये ध्यान रखिएगा, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि का संबंध किससे है? तो जवाब है तानसेन। तानसेन की उपाधि है कंठाभरण वाणी विलास। आपसे ये भी पूछा गया है कि तानसेन की समाधि कहाँ है? तो तानसेन की समाधि है ग्वालियर में। ये भी याद रखिएगा। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि तानसेन के संगीत के गुरु कौन थे? तो उनका नाम है स्वामी हरिदास। यहाँ पर एक बात और बता दूं,
स्वामी हरिदास का संबंध वृंदावन से है। स्वामी हरिदास का संबंध वृंदावन से है और स्वामी हरिदास का गायन सुनने के लिए अकबर को अपना वेश बदल के उनकी कुटिया तक जाना पड़ा था। हरिदास ने आने से मना कर दिया। तो जब अकबर ने हरिदास का गायन सुना तो उन्होंने तानसेन से कहा, तानसेन तुम इतना बढ़िया क्यों नहीं गाते जितना बढ़िया स्वामी हरिदास गाते हैं। तानसेन ने बहुत शानदार जवाब दिया, अभिभूत हो जाएंगे आप सुन के। तानसेन ने कहा, बादशाह सलामत, मैं आपके लिए गाता हूं और स्वामी हरिदास लॉर्ड कृष्णा के लिए गाते हैं। फर्क तो आएगा ही, गायकी में फर्क तो आएगा ही। फिलहाल अगला प्रश्न देखते हैं। फाइनली देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। मुगल काल से है। मुगलों के अंतर्गत सैन्य विभाग को निम्नलिखित में से कौन देखता था। 4 ऑप्शन है, मीर सामान, आरिज ममालिक, मीर बख्शी, दीवाने आला। क्या लगाएंगे बताइए। और मैं बता रहा हूं सही जवाब है मीर बख्शी। मीर बख्शी मुगल काल में सैन्य विभाग, सैनिकों की रसद, उनकी वर्दी, सैनिकों की भर्ती, उनके वेतन के लिए जिम्मेदार था, उनके प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार था। और ठीक अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो ये आरिज ए ममालिक का संबंध दिल्ली सल्तनत से है और जो जिम्मेदारी मीर बख्शी निभाता है मुगल काल में, वही जिम्मेदारी दिल्ली सल्तनत में आरिज ए ममालिक निभाता है। इसका विभाग कहलाता था दीवान ए अर्ज। और दीवान ए अर्ज या सैन्य विभाग की स्थापना किसने की थी, तो ये भी आपको पता है, बलबन ने की थी। ये प्रश्न कई बार आए हैं। एक ही प्रश्न में आपको 3-4 प्रश्न मिल जा रहे हैं। आप फिलहाल इन प्रश्नों को बढ़िया से कंठस्थ करिए, कॉपी में नोट करिए और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11, भू राजस्व की दर किसके राज्यकाल में सर्वाधिक थी। और यह क्वेश्चन आपका दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है, बताने की जरूरत नहीं है। और सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में अधिकतम 50% तक भू राजस्व वसूला। भू राजस्व की दर सर्वाधिक रही है अलाउद्दीन खिलजी के काल में। मुगल काल में ये दर शाहजहां के काल में रही है 50% तक। तो ये प्रश्न जैसे भी रिलेटिंग हो, दिल्ली सल्तनत है तो आप चुनिएगा अलाउद्दीन खिलजी। मुगल काल से अगर ये प्रश्न जुड़ा हो तो आप चुनिएगा शाहजहां को। अगला प्रश्न देख लीजिए। एंशिएंट इंडिया का प्रश्न है, मौर्य काल में किस पुस्तक में पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण है। और अर्थशास्त्र, इंडिका, महाभाष्य, अमरकोश। ध्यान रखिएगा किसी भी दशा में अर्थशास्त्र नहीं है। सही जवाब है इंडिका, पाटलिपुत्र का विवरण देती है इंडिका। मेगास्थनीज कहता है पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 6 समितियों के द्वारा चलाया जाता है। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते हैं और कुल नगरों का प्रशासन 30 व्यक्तियों के द्वारा चलाया जाता है। 30 व्यक्ति और 6 समितियां, 30 व्यक्ति और 6 समितियां, ये डिटेल देता है मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में। किसी भी दशा में अर्थशास्त्र नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। एक बार पुनः आपके पास मैच दी फॉलोइंग का प्रश्न है। मैंने हमेशा कहा है नंबरिंग करिएगा। गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की। परिशिष्ट पर्वन किसकी है? हेमचंद्र की। कथा चरित सागर किसकी है? सोमदेव की। विक्रमांक देवचरित किसकी है? बिल्हण की। बिल्हण। तो 4 3 2 1 अपना ऑप्शन आप चेक करिए। 4 3 2 1 विकल्प आपके सामने है। 4 3 2 1 इट मीन्स ये बी वाला विकल्प सही है।
और जब भी आप नंबर डाल के मैच करते हैं हमेशा ध्यान रखिएगा गलती होने की संभावना 0 के बराबर हो जाएगी। एरो लगाएंगे, गलती होने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। प्लीज बी केयरफुल। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14। नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? अशोक का निगाली सागर अभिलेख गलत है और खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख यही सही है। खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख कई मायने में इंपॉर्टेंट है, विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आइए मैं आपको खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख के बारे में कुछ जानकारियां दे देता हूं। आइए फटाफट देख लेते हैं खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख के कुछ खास बिंदु जो हमेशा परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख नहरों का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। नहरों का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख। ध्यान रखिएगा, नहरों का प्राचीनतम साहित्यिक साक्ष्य ऋग्वेद में, और ऋग्वेद में नहरों को कुल्या कहा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में नहरों को कुल्या कहा गया है। नहरों का प्राचीनतम उल्लेख खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख में मिलता है एज वेल। ये प्रश्न यूपीएससी में भी कई बार आया है कि भारतवर्ष पहली बार किस अभिलेख में लिखा मिलता है। तो ये प्रश्न भारतवर्ष का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख है। पीसीएस में भी आया है ये प्रश्न, नेट में भी आया है और संभावित पीजीटी की परीक्षा में भी ये प्रश्न आ सकता है। महाराज की उपाधि का प्राचीनतम साक्ष्य और भारतीय इतिहास में महाराज की उपाधि लेने वाला पहला शासक था खारवेल। याद रखिए, गलत मत करिएगा। और प्रशस्ति का ये प्राचीनतम उदाहरण है। खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख प्रशस्ति का प्राचीनतम उदाहरण है। लोग लगा देंगे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, गलत हो जाएगा। प्रशस्ति का प्राचीनतम उद्धरण खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख। और अब देखते हैं आज की टेस्ट सीरीज का 15वां और अंतिम प्रश्न। 15वां और अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इंद्र महाभिषेक, इंद्र के लिए किए जाने वाले अभिषेक का विवरण कहाँ है? और सही जवाब है ऐत्रेय ब्राह्मण में है। सही जवाब है ऐत्रेय ब्राह्मण में है। और यहाँ पे एक प्रश्न और मैं आपको बता दूं, ये पूछा गया है शूल गव यज्ञ किसके लिए किया जाता था? तो सही जवाब है रुद्र। शूलगव के लिए रुद्र हैं और इंद्र महाभिषेक के लिए ऐत्रेय ब्राह्मण। और आज की टेस्ट सीरीज का समापन जल्दी ही अगला टेस्ट पेपर लेके आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं। अपने सुझावों से आप मुझे जरूर अवगत कराइए। धन्यवाद, नमस्कार।